मैंने एक मकान लिया था, दादर में एक मकान लिया। अब वो लोग क्या मानते नहीं मानते मुझे मालूम नहीं है। जिस दिन मैंने मकान लिया, जिस दिन मेरे नाम पे हो गया, उस दिन अम्मी जी ने बोला कि अपन थोड़े दिन अलग रहते। तो मुझे कुछ दिमाग में आया नहीं ऐसा। फिर पिताजी की डेथ, ये वो हैरान हो गया मैं। फिर मैं मरने के लिए भी चला गया था। रेलवे ट्रैक पे खड़ा था, ये था। फिर किसी ने बचा दिया ये करके। फिर हम लोग थोड़े तकलीफ में थे उस टाइम। तो होता है ऐसा कभी कभी, जो ज़्यादा तकलीफ हो, ज़्यादा लोगों को तकलीफ तंग नहीं करना चाहिए। तो वो करता रहा मैं। और फिर किसी ने मुझे बोला कि ये घर बेच दो। मैंने घर बेच दिया, दादर का? हाँ, बेच दिया। दूसरे दिन से एक सब वापस आए। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। तब मैं ऊपर वाले को ये बोलता हूँ कि हे ऊपर वाले, मैं तुमको सबसे पहले मानता हूँ। अगर मैं दूसरा किसी को मानता हूँ तो मैं अम्मी जी को मानता हूँ। और उन्होंने जो प्यार, उन्होंने जो स्नेह दिया है, उन्होंने जो मुझे अपनापन दिया है, मेरे पूरे परिवार के लिए दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी अम्मी जी के कहीं काम आ सकूं। अगर किसी को पीटना है तो भी मैं तैयार हूँ। अच्छा। कुछ भी हो गया तो मैं तैयार हूँ, और अम्मी जी के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता हूँ। अम्मी जी के लिए कुछ भी करने को मैं तैयार हूँ। दीपक जी, आपकी और अमित जी की जर्नी बहुत लंबी है। कुछ हमें ये बताइए कि अमित जी बाकी स्टारों से कितने अलग है? सर, सबसे पहले तो वो उन्होंने अपने आप को जो ढाल दिया है, वो ऐसा डाल दिया है कि मेरी वजह से यूनिट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरी वजह से प्रोड्यूसर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरी वजह से जो नुकसान होता है प्रोड्यूसर का वो नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वो टाइम से आधा घंटा पहले जब तक वो काम करते हैं, जब तक आज भी, तब से लेके मैंने उनको देखा था रास्ते का पत्थर में, तब से लेके आज तक उस सीन, तब भी वो 50 बार पढ़ते थे, अभी भी 50 बार पढ़ते हैं। और तब भी ऐसे ही काम करते थे, अभी भी ऐसे ही काम करते हैं। और उनका एक ऐसा है कि रेसल वो 7-8 कर लेंगे, किसी को वो बुलाएंगे नहीं, अपने आप रेसल करेंगे। आर्टिस्ट को आर्टिस्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, तो भी वो नहीं करते। लेकिन फर्स्ट शॉट होता है ना उनका, वो सबसे बेहतरीन शॉट होता है। लोग बोलते हैं वन मोर, वो उनका डमी शॉट होता है। एज एन मैंने 50 साल में मैंने उनके साथ काम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा व्यतीत होता है, प्रतीत होता है कि मैंने उनको ये देखा कि उनके काम करने का तरीका जो है वो किसी को अभी तक आया नहीं इंडस्ट्री में। टाइमिंग का थोड़ा सा अक्षय कुमार जी ने लिया है, या दूसरे कोई 1-2 आर्टिस्टों ने लिया है कि वो टाइम पे पहुंचते हैं, टाइम पे जाते हैं। वो टाइम पे जाते भी है। अक्षय जी 6 बजे तो 6 बजे जाते हैं। अमित जी ऐसा नहीं करते। फिर वो 6 घंटा हो, 8 घंटा हो, 12 घंटा हो, 16 घंटा हो, वो सारे के सारे, जब तक आप उनको ये नहीं बोलेंगे सर अब हमारा हो गया, पैकअप हो गया, आप जाइए, तब तक आज भी नहीं जाते। प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं होता और न कि वर्करों का होता है। और वर्करों को एक आधा शिफ्ट ज्यादा मिल जाती है, तो वो फायदे की होती है। दीपक जी, हमने सुना है कि आपने अपनी जीवनी मेमोरीज के रूप में लिखी है, तो उसको आप कब पब्लिश कर रहे हो? मैंने अमित जी को भेजा है वो, क्योंकि मेरा जीवन जो है मेरी बीवी के साथ कम रहा, मैंने अमित जी के साथ ज्यादा गुजारा है। अच्छा। तो मेरे 50 साल जो है, तो 50 साल में मैं 76 का हूँ, तो 20-25 साल मैंने बाहर गुजारे होंगे, लेकिन 50-52 साल मैंने अमित जी के साथ गुजारे। तो अमित जी के साथ मैंने मतलब रात दिन ये किया है। जैसे अभी बोलते हैं ना 16 घंटे काम करते, तो मैं भी 16 घंटे 18 घंटे काम करता हूँ। जी जी। तो मेरे लिए मेरा घर कम था, मैं इसमें अमित जी के साथ ही है, तो अमित जी के ऊपर है मैंने क्या क्या लिखा है। तो अमित जी को अच्छा लगता है तो हाँ बोले, नहीं अच्छा लगता तो ना बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक इन वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ रील मीट्स रियल। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे, दीपक सावंत जी.
दीपक सावंत जी का परिचय देने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी महानायक को जानते हैं, देखते हैं और भविष्य में आने वाले कई और साल हम उन्हें देखते रहेंगे। देश विदेश में लोकप्रिय अभिनेता के रूप में अमिताभ बच्चन जितने मशहूर है, उनके साथ किसी साये की तरह रहने वाले दीपक सावंत इंडस्ट्री में एक सीनियर मोस्ट मेकअप आर्टिस्ट है। उनका अपना रुतबा है, उनके कई सारे सामाजिक कार्य भी है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट है, एक पारिवारिक इंसान है। उन्होंने समाज के लिए भी कई सारे काम किए हैं। आज हम उन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। इनके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन जैसे महानायक के साथ काम करते करते उनको किस तरह के तजुर्बे हुए और उनका जीवन किस तरह से रिच हुआ, समृद्ध हुआ। तो हम आज दीपक जी से इस एपिसोड में मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। दीपक जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। वेलकम है आपका हमारे इस एपिसोड में। बातचीत की शुरुआत आपके लिए शायद घिसा पीटा टॉपिक होगा लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि मेकअप और दीपक सावंत एक इक्वेशन बन चुका है। तो मेकअप इंडस्ट्री में आपका आना कैसे हुआ और शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअल देखा जाए तो मेरे पिताजी मेकअप आर्टिस्ट थे और उन ज़माने में क्या होता है कि कंपनी के मेकअप आर्टिस्ट होते थे, कोई पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हुआ करता था। क्योंकि कंपनी में 4-5 लोग होते थे, 4-5 लोग अपना वो कंपनी हायर करती थी और सबका मेकअप उनसे ही होता था। हीरो हो, हीरोइन हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, सारे के सारे। अब प्रश्न ऐसा आया है कि उनको काम नहीं था। पिक्चर खत्म होती थी तो काम से निकाल दिया जाता था। और जब दूसरी पिक्चर शुरू होती थी तब बुलाया जाता था। तो इन बिटवीन जो गैप है, वो गैप में घर कैसे चलेगा? तो उनका शुभ नाम दत्ता सावंत। अच्छा। तो उनका ऐसे प्रॉब्लम हुआ कि पैसे नहीं होने की वजह से फिर माताजी को वो गांव छोड़ देते थे। गांव छोड़ने के बाद अभी माताजी गई तो हम बच्चे भी उधर ही चले जाते थे। प्रॉब्लम ऐसा हो जाता था कि जब तक उनको दूसरी नौकरी नहीं मिलती तब तक कोई अर्निंग नहीं है। और उधर के भी जो हमारे लोगों में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्या है कि कोई अर्निंग नहीं करता है, उसको सताते बहुत है। तो घर के लोग होते हैं, घर के चाचा मामा ये वो सब हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। ये एवरीवेयर होता है। तो मेरा कहना एक ही है कि ये जितने भी हमारे लोग हैं उनको एक ही कहना ये है, या चार अगर खाना खा रहे तो पांचवा और छठा खाएगा तो मरेगा नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम आपस में लड़ते हैं, आपस में एक दूरा भाव ये रखते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये ऐसे लोग करें और फिर हमको जो तकलीफ़ें होने के बाद मैं नफ़रत करता था, मेकअप लाइन से नफ़रत करता था। मैं बोलता ऐसी लाइन का क्या फ़ायदा है और ऐसे लाइन में जाने से मतलब क्या है? क्योंकि काम में कंसिस्टेंसी नहीं है। पैसे ही नहीं, पैसे है तो घर चलेगा तो घर में खाना पीना मिलेगा, खाना पीना नहीं है तो क्या करेगा लोग? तो उस हिसाब से, और वो दूसरा काम नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने आदत बना ली कि मेरे को मेकअप का ही काम करना है। उसके बाद में हमने ऐसा देखा कि वही, तो मैंने दूसरे काम शुरू किए। तो इलेक्ट्रिकल काम शुरू किया। तो उधर क्या होता था, इलेक्ट्रिकल में कोई फ्यूचर नहीं है था। फिर दूसरा एक कंपनी थी, तो 30 रुपये पगार था और 35 रुपये का मुझे खाने का बिल देना पड़ता था। तो 5 रुपया लाएंगे कहाँ से? तो वो किसी के फ्यूज निकालते थे दूसरे लोग। हमने ज़िंदगी में आज तक कभी झूठ नहीं बोला, कभी बेईमानी नहीं की और अपने काम को तवज्जो दी। और मैं किसी चीज़ से डरता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल डरता नहीं।
ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे यार, मेरी जान लोगे, उससे ज़्यादा क्या करोगे। तो मैं गलत बात करता नहीं, गलत चीज़ें करता नहीं, और इसलिए मैं आज अगर सर्वाइव करता हूँ तो मैं इसीलिए करता हूँ। दूसरी बात ऐसे कि काम नहीं था, तो फिर हमने ये देखा कि उसमें कम पैसे है, तो मैं बोला दूसरा ट्राई करते हैं। तो मैं एक ऑफिस में एक चाय बोलने के लिए होते हैं ना, कि कोई ग्राहक आता है तो चाय बोलने के लिए, जी जी। तो मुझे रखा गया। तो उसका ऑफिस था 2 माले पे, और चाय की दुकान थी एक 5-6 बिल्डिंग छोड़कर थी। तो आप 15 मिनट में एक ग्राहक आ जाता था, तो वो पैसे लेके अपना वो चाय का वो लेके हम लोग उधर चले जाते थे। कि अभी जाना और आना तो दिन भर में 50-100 बार होने लगता था। तो हमने बोला कि भाई 50-100 बार अगर जाना और आना है तो क्या किया जाए। तो मैं थोड़ा, मेरा दिमाग थोड़ा सा, अभी कोई माने या नहीं माने, लेकिन मैं दिमागी तेज हूँ, और तेज होने के नाते तो मैंने क्या किया है, एक मिरर लेके आया, और वो बालकनी में मैं चला गया। अब बालकनी से मैंने वो मिरर जो है वो उसको मारा जो चाय वाला था। ओहो, अरे वाह। तो चाय वाले ने ऊपर देखा, तो मैंने बोला 3 चाय भेजना, 3। तो बरोबर एक 5 मिनट में 10 मिनट में 3 चाय आ जाती थी। ऐसा सिलसिला चलता रहा। तो उनका कंपनी का तो काम हो रहा था, उससे मतलब नहीं था। एक दिन वो मैनेजर आए और हमको बोले कि भाई तुम एक काम करो, तुम ये करो, तुम ये चाय आती कैसे ये बताओ हमको। तुम जाते हो नहीं, यहाँ से नीचे उतरते हो नहीं, और चाय बराबर आती है, अच्छा। और पूरा दिन में चाय आती है। तो हमने बोला कि आपका काम होने से मतलब है ना, उससे बाकी का मतलब नहीं है। तो बोले नहीं नहीं, आप नहीं बताओगे तो हम तुमको काम से निकाल देंगे। अब मैंने बोला बहुत शराफत है। तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा मैं मिरर मारता हूँ, और वो मिरर से वो मुझे चाय देते हैं। तो बोले कल से तुम्हारा आने की ज़रूरत नहीं है। ओ नो। तो हमने बोला कि भाई ठीक है, आप अगर बोलते हो तो ये करते हो। तो उतने में वो मालिक है नारायण गणेश परांजपे करके, वो हमारे मालिक थे, वो कंपनी एनजी परांजपे एंड कंपनी करके थी। तो उसमें उन्होंने, मालिक ने बुलाया, बोले तुम एक्सलेंट आदमी हो, और इधर से मैं निकाल रहा हूँ तुमको, और तुमको गोडाउन कीपर बना रहा हूँ। तो फिर गोडाउन कीपर बनाया, तो उधर ऐसा हो गया, तो मेरा पगार 45 रुपया था, वो 60 रुपया हो गया। आपके लिए तो अच्छा ही हुआ। हाँ, तो अच्छा हो गया, लेकिन ईमानदारी की वजह से हुआ। तो फिर उन्होंने 60 रुपया किया। 60 रुपया करने के बाद फिर उधर मैंने देखा कि पूरी फैमिली को संभालना है 60 रुपये में। उस ज़माने में 60 रुपये भी ज़्यादा था, ऐसा नहीं कि 1970 का डिकेड होगा। नहीं, 19 मेरे ख्याल से 65-67 का, ओके। 67 की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर उन्होंने ये किया, और फिर मैं गोडाउन में गया। माल देना मेरा काम था, दूसरा उठाना मैं नहीं था। तो मैंने एक दिन क्या किया, मेरे को भूख लगी थी, मतलब खाना, माता जी 2 रोटी देती थी पेपर में लपेट के, वो 2 रोटी लेके मैं आता था। तो वो क्या होता था कि जब मैं रोटी का पेपर निकालता था तो टुकड़े टुकड़े होके गिर जाती थी। तो हमने बोला कि यार क्या करते हो। एक दिन मैंने क्या किया, एक सब्जी मंगाई। तो उस ज़माने में 1 रुपये की एक प्लेट थी, 1 रुपये की एक प्लेट। तो हमने मंगाने के बाद चलो खा लिया। फिर मैंने बोला अगर 30 दिन मंगाओगे तो मेरे 30 रुपये चले जाएंगे। 60 रुपये पगार, 30 रुपये में 12-15 रुपया मेरा जाएगा सब्जी में, नहीं, ट्रेन का उसका किराया। ट्रेन के पास में। तो रहा 10-15-12 रुपया, तो मैं उसमें घर नहीं चला सकता। तो फिर मैंने क्या किया, 1 गिलास पानी मंगाया दूसरे, एक दिन खाने के बाद दूसरे दिन, और वो गिलास में पानी ये रख के वो रोटी उसमें डाल देता था।
और वो रोटी वाला पानी पी लिया। रोटी क्या होती, गीली हो जाती तो गिरती नहीं थी, हाँ। और सूखी होती तो गिर जाती थी। तो वो मैं, चलो दिन है, बुरे दिन होते अच्छे दिन होते। फिर मैंने क्या सोचा कि चलो यार मैनेजर को बोलते हैं, ये सामान भरने का क्या दोगे, बाकी लोग आते तो सामान भरवाते हैं ना लोगों से। तो मैंने बोला कि यार मैं अगर करूं तो आपको कोई एतराज है क्या? तो बोले नहीं है। तो फिर मैं सामान भर के, तो 2-5 एक आध रुपया 2 रुपया, एक आध रुपया 2 रुपया एवरी डे मिलता था। तो वो थोड़ी मेरी बढ़ गई, तो एक्स्ट्रा आमदनी फैमिली, हुई। हाँ। अब ऐसा हुआ कि भाई ये तो वो तो बढ़ गया ऐसा, तो हमने सोचा कि आगे क्या करना चाहिए। तो वहाँ एक चोर आता था, तो ये बिल्डिंग मटेरियल का दुकान थी, गोडाउन था उनका। तो चोर जो आता था वो रोज हमको बोलता था कि पहले गोडाउन कीपर जो है मेरे को सामान देता था, उसको मैं पैसे देता था, तुम भी मुझे सामान दो, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। तो हमने बोला कि भाई देखो, ज़िंदगी में हम कभी गलत काम किया नहीं है, और ज़िंदगी में हम गलत काम कभी करेंगे नहीं, और ना हम झूठ बोलते। टिल वो बचपन से लेके अभी तक हम कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, मेरे एक झूठ से अगर किसी की जान बचती है तो मैं झूठ बोलूँगा, नहीं तो मैं नहीं बोलता हूँ। क्या मेरा करोगे तुम, कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैं डरता नहीं, और इसके लिए मैंने उसको बोला कि भाई ठीक है। तो बहुत दिन मेरे को तंग किया उसने, तो मैंने उसको पकड़ा और मैंने बाहर फेंक दिया गोडाउन के बाहर। तो वो था, वो मालिक का जो परांजपे साहब का जानकार था। ओके। तो वो जाके परांजपे साहब को कंप्लेंट किया उसने कि भाई ऐसा ऐसा है, दीपक सावंत ने मुझे गोडाउन से बाहर फेंक दिया। तो मेरे को बुलाया, बोला कि इसको क्यों मारा तुमने? तो हमने बोला कि भैया ऐसा ऐसा है, ये है वो है, ये नहीं कर रहा था इसलिए हमने उसको मारा। तो बोले तुम्हारी ये नौकरी भी गई। मैंने बोला ठीक है, ये नौकरी गई। तो फिर उनकी एक फैक्ट्री थी प्रसन्न मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड करके डोंबिवली में, उसका बॉम्बे रिप्रेजेंटेटिव मुझे बनाया। ओ गॉड, अरे वाह, अच्छा, आपका तो प्रमोशन हुआ। प्रमोशन हुआ, लेकिन ईमानदारी का प्रमोशन हुआ, मेरा नहीं। जी जी। तो फिर उन्होंने वो दिया, फिर रात दिन में मेहनत करता रहा। तनख्वाह भी बड़ी होगी। 150 रुपये हो गए, 150, ऑलमोस्ट डबल। हाँ। तो फिर उन्होंने वो कर दिया, और मुझे अपने बच्चे की तरह कि कैसे माल आता है, कैसे माल बनता है, कैसे माल बेचना है, कैसे पेमेंट लेना है, कैसे, सब सिखाया मेरे को उन्होंने। तो मेरे पास उनका एक लिखा हुआ आज भी वो लेटर है। अच्छा। कि उन्होंने ये किया था कि दीपक सावंत, तुम्हारी इतनी तकलीफ़ें होने के बावजूद तुम ईमानदारी से इतना काम किया है। तो वो स्ट्राइक की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई, पूना चली गई। तो मुझे बोले पूना आ जाओ, तो मैं पूना गया नहीं। और फिर इधर प्रॉब्लम ऐसे आ गए कि मेरे पास नौकरी नहीं थी, और पिताजी बोले कि तुम एक काम करो, तुम नफरत मेकअप से करते हो ना, कोई वांधा नहीं, मत करो, मेकअप मत करो। लेकिन दूसरे हमारे डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डायरेक्शन डिपार्टमेंट है, कैमरा डिपार्टमेंट है, सो मेनी डिपार्टमेंट्स। राइट। तो वो सारे डिपार्टमेंट्स में तुम कोई एक डिपार्टमेंट ले लो। मुझे आइडिया बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा। तो मैं बोला चलो ठीक है, हम करते हैं। तो एक दुश्मन एक पिक्चर बन रही थी, तो दुश्मन पिक्चर में मैं राजेश खन्ना, मीना कुमारी वाली। हाँ। ओहो, तो ओके। उसमें वो पिताजी नौकरी कर रहे थे। अच्छा। तो हमको लेके गए, तो हमने बोला 2 दिन दीजिए मुझे, 2 दिन में मैं अगर सही होगा तो मैं काम करूँगा, वरना मैं काम नहीं करूँगा। तो बोले ठीक है देख लो। तो देखा तो सब डिपार्टमेंट में गाली गलौज, ये वो, हर एक को, प्रोडक्शन वाले को गाली मिलती थी, डायरेक्शन वाले को भी गाली मिलती थी, सबको मिलती थी। तो हमने बोला यार ये सारे डिपार्टमेंट
बरोबर नहीं है। उतने में राजेश खन्ना जी इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट रखा था, फर्स्ट पर्सन। ओहो, और उस टाइम के वो सुपरस्टार। बिल्कुल। तो उन्होंने वो मेकअप आर्टिस्ट को रखा था, नाम था उनका कारेकर दादा। कारेकर दादा। हाँ, अभी शायद नहीं है वो। कारेकर दादा ने वो ये किया। तो कारेकर दादा तो किधर जाना था, तो उन्होंने पिताजी को दे दिया कि भाई राजेश खन्ना वैसे भी मेकअप नहीं करते थे, वो कपड़े से पोंछना बीछना ये करना, हाँ। पोंगी करना ये करते थे। अच्छा, मेकअप नहीं करते थे? कम बहुत, मतलब हल्का कभी कहीं किया तो पिताजी के पास दे दिया। तो पिताजी ने ऐसे ही बोला कि तुम एक काम करो, मेरे को दिया है तो तुम एक काम करो, ये थैला पकड़ो, इसमें आईना है, और वो राजेश खन्ना जी बुलाएंगे तो आईना दिखा देना। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, काम ही करना है ना किधर भी। तो उन्होंने ठीक है, थी नफरत लेकिन फिर भी वो गले में आ गई, तो मैंने ये किया। तो फिर जैसे मैंने वो किया तो राजेश खन्ना जी ने आवाज दिया वहां से। नहीं, राजेश खन्ना जी के पहले, वो राजेश खन्ना जी जब आए थे ना, तो एक गोरा चिट्ठा, एक बहुत खूबसूरत सा लड़का, वो मर्सिडीज से आए थे मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम। वो बाकी लोग मर्सिडीज से भी नहीं, वो पैसे वाला था ये। तो वो आने के बाद जब मेकअप रूम में गए, तो मेकअप रूम से जब बाहर निकले थे ना, तो वो ट्रक ड्राइवर था। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक किया था कि मेकअप में कितना दम है, मेकअप में कितनी बड़ी बात है। जो एक खूबसूरत सा लड़का, एक ट्रक ड्राइवर दिख सकता है, मूछे पीछे ये वो तो दिख सकता है, तो मेकअप में है, दम है। और अचानक मेरे को वो उसी टाइम मेरे को उनको संभालने का मिला। तो उन्होंने आवाज दिया, तो उनकी आदत थी मेकअप ऐसा जोर से बोलते थे। तो मैंने बोला, तो उन्होंने जैसे बोला तो मैंने उनको आवाज दिया, यस सर आई एम हियर। आईना जाके दिखाया उन्होंने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा, ऊपर से फिर नीचे तक देखा, फिर बोला कुछ नहीं। फिर मैं अपना दिखाया, फिर वापस आया, मैं लाइन में खड़ा हो गया। फिर दोबारा उन्होंने बुलाया, मेकअप, बोला यस सर। तो पूरा यूनिट हिल गया था। यूनिट को समझ में नहीं आया ये कौन आदमी है जो राजेश खन्ना को उतनी जोर से उतनी आवाज में बोलता है, रिप्लाई दे रहा है। तो पिताजी आए, पिताजी ने डांटा, नॉनसेंस थिंग्स, ये है, इतना बड़ा आदमी है, उसको तुम कैसे बात करते हो। मैंने बोला सर मैंने उनको गलत बोला नहीं है, उन्होंने रिस्पेक्टली आवाज जितने जोर से दिया तो मेरा फर्ज बनता है, मैं यहाँ हूं, मैं आ रहा हूं, मैंने कुछ बोला नहीं। अच्छा एक बात बताइए, राजेश खन्ना जी ने आपको कुछ बोला क्या? तो बोले नहीं। तो अगर वो नहीं बोलते तो आप क्यों बोल रहे हो जी। फिर रात को मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं मेकअप ही करूंगा। अरे वाह। तो डिसाइड करने के बाद मैंने पिताजी को बोला, जब पिताजी चालू हो गए, तुम ऐसा है, तुम ये है, तुमने ये किया, तुमने वो किया। मैंने बोला मैं मर रहा हूँ, तुम फोकट में ये कर रहे हो। मैंने बोला आपके हिसाब से आपने किया, मुझे आप बताइए, मैं 5 मिनट में आपके पूरे यूनिट में किसका बेटा है? तो दत्ता सावंत का बेटा है। पॉपुलर हो गया ना, तो मैंने गलत काम नहीं किया है, और मैं अपने हिसाब से मैं काम करूंगा जी। मरो करके छोड़ दिया उन्होंने। और तीसरे दिन मुझे बीआर फिल्म से ऑफर आया कि इंडस्ट्री में फैल जाता है ना, तो इंडस्ट्री बीआर फिल्म से ऑफर आया। वो ऑफर ऐसा था, पंडित जुकर दादा थे, पंडित दादा जुकर, उन्होंने ऑफर भेजा था, एक दीपक सावंत कोई लड़का है बहुत अच्छा काम करता है, उसको भेजो। अरे वाह। अब काम क्या, वो डोंबलाचा काम आईना दिखाने का था, कुछ करने काम तो था नहीं। फिर मैं गया यश चोपड़ा जी के पास। उधर यश चोपड़ा जी मैनेजर थे, अच्छा, प्रोडक्शन मैनेजर थे बीआर में। वो डायरेक्टर नहीं थे उसमें, बीआर फिल्म्स में वो प्रोडक्शन मैनेजर थे। ओके। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया।
तो मुझे बोला कि ऐसा ऐसा काम करना है, तुमको पगार कितना देने का है? मैंने बोला मालिक आप जो दोगे ले लेंगे। तो बोले 192 रुपीज़ देंगे। जो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, 192 रुपीज़ के क्या, 200 तो देते। तो मैंने कुछ बोला नहीं। अच्छा, खाना नहीं और ट्रैवलिंग नहीं, 192 में, वो तुमको आना है, तुमको खाना लेके आना है। तो हमने बोला ठीक है, कोई वांदा नहीं, क्योंकि अपने को ज़रूरत थी। अच्छा, ये वो कंपनी में मुझे 200 रुपया शुरू हुआ कंपनी में। कौन सा? प्रेम जी में, जो दुश्मन बन रही थी ना, उन्होंने मुझे 200 चालू किया। 200 192 इधर चालू हो गया। और वो पिक्चर थी दास्तान, दिलीप साहब और ये शर्मिला टैगोर और ये प्रेम चोपड़ा और इन लोगों के, बिंदु जी, ये लोग थे। तो मैं जब खाना लेके जाता था उनके यहाँ, पर एट ए टाइम दोनों फिल्मों का काम आप... ये तो खत्म हो गई थी, फिर मैं उधर चला गया। अच्छा, दुश्मन खत्म हो गई। दुश्मन, हाँ, काम चल रहा था उनका। पहले क्या होता था, 4 दिन शूटिंग होती है, फिर 4 दिन इसकी होती थी, 4 दिन उसकी होती थी, ऐसे होता था। तो मैं गया उनको पास, तो उन्होंने दिलीप साहब के यहाँ देखा। फिर हमने देखा कि भाई दिलीप साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं। और पहले तो मैं डर गया था कि क्या करे। फिर मैंने बोला कि डरने का, हमको डरने की क्या बात है, हम क्यों डरे? वो होंगे, दिलीप साहब होंगे, बड़े आदमी होंगे। तो हमने क्या किया, हमने उनके आदमी को पकड़ा, और आदमी को पकड़ के हमने पूछा कि दिलीप साहब लाइक क्या करते? तो बोले सफ़ेद लाइक करते। तो मैंने पूरा टेबल सफ़ेद किया, ये मेकअप का चेयर सफ़ेद कर दिया, बेडशीट डाल दिया। तो उतने में वो आ गए, दिलीप साहब आए। किसने किया है? बुलाओ प्रोडक्शन वालों को। तो प्रोडक्शन वाले में वो एक ईश्वर सिंह करके थे, उन्होंने बुलाया, ये किया। और वो होने के बाद उन्होंने बोला कि भाई अच्छा है तो तुम ये करो। तो हमने बोला कि क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला ये किसने किया है? तो बोले दीपक ने किया है। बुलाओ दीपक को। मैं उधर उनको बोला आज के बाद दीपक मेरे कमरे में रहेगा, दूसरा कोई भी आदमी मेरे कमरे में आना नहीं चाहिए। ओहो। कपड़े है दीपक लेगा, सीन है दीपक लेगा, सब कुछ वो दीपक करेगा, दीपक के सिवा कोई अंदर नहीं आएगा। अरे वाह, शुरुआत अभिनय सम्राट से हुई। फिर उन्होंने देखा तो एक दिन मुझे बोला कि मेकअप करते हो क्या? मैंने बोला, तो उस जमाने में मैं क्या करता था, जूनियर आर्टिस्ट पे हाथ साफ करता था। अच्छा। लेडीज पे, जेंट्स पे, जूनियर आर्टिस्ट पे करता था। तो मुझे मेकअप आता था। फिर उन्होंने बोला, तो मुझे वो लेके गए। तो फर्स्ट मेकअप, मेरे जीवन का फर्स्ट मेकअप एज एन बड़े आर्टिस्ट को, वो दिलीप साहब को फर्स्ट किया था। ओहो, सो नाइस, बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद में अमित जी की पिक्चर चालू हो गई थी, तो वहाँ भी हमने सेम टू सेम यूज किया। अमित जी को भी बहुत पसंद था, अमित जी ने भी ये किया। फिर अमित जी ने हमको वो किया। थोड़े दिन के बाद उन्होंने बोला कि हमने उनको ऑफर दिया। एक मिनट दीपक जी, आपको इंटरप्ट करती हूँ। दिलीप कुमार साहब और अमित जी, इन दोनों के बीच क्या किसी और आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला आपको? नहीं, ये मौका इसलिए मिला क्योंकि जैसे मैं प्रेम जी के यहाँ काम कर रहा था, मैं BR फिल्म्स में काम कर रहा था, तो ऐसे ही ऑफर मुझे राज खोसला से आई। अच्छा। वो राज खोसला से जो ऑफर आई थी, उसका पिक्चर का नाम था रास्ते का पत्थर। अच्छा। तो वहाँ मैं उधर भी किया, तो मेरा पगार हो गया 600 रुपया। तो वहाँ वो करने के बाद वहाँ किन आर्टिस्टों पर आपने मेकअप किया? उधर पहले वो कोई ना उनका कंपनी वाला करता था, फिर वो नहीं पहुंच पाया तो मेरे को बुलाया। अमित जी ने मेरे को बुलाया। अमित जी ने बोला कि तुमको मेकअप आता है क्या? मैंने बोला सर आता है, लेकिन मेरे गुरु है, उनको पूछना पड़ेगा, वो बोलेंगे तो मैं करता हूँ। तो उनको पूछा, मैंने किया। तो उन्होंने बोला कि तुम इतना अच्छा काम करते हो तो पीछे क्यों रहते हो?
तो हमने बोला वो पीछे नहीं रहते सर। गुरु मतलब पंडित दादा? जो पंडित दादा है, अभी मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तो मैं गुरु बोलता हूँ जी उनको। जी जी। तो उन्होंने ये किया। उस दिन से फिर मैं अमित जी का मेकअप करता रहा, ये सारा मेकअप का चलता रहा। और ये प्रॉब्लम ऐसा है कि नफरत नफरत की जगह पे है, काम काम की जगह पे है, और उसमें उन्नति कैसे करना, या उसको जो काम करते हैं उसको आप कैसे वो काम में आप कैसे अपने आप को ढालते हो, और वो काम को आप अच्छा से अच्छा कैसे बनाते हो। तो वो जब तक उस जमाने में तो कोई स्कूल था नहीं, प्रैक्टिकल में देख के सीखना पड़ता था। तो वो जब देख के सीखना है तो हम क्या करते थे, उसको बारीकी से देखते थे और वो करके फिर हम उसके ऊपर काम करते थे। तो ऐसा सीखते फिर उनका भी हो गया। तो उनको मैंने ऑफर दिया था अमित जी को कि सर आपका रहन सहन, आपका चलना, आपका काम करने का तरीका, आपका सोचना, आपको पढ़ाई, आपकी सब ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप में कोई ऐसी बात है जो ऊंचाई तक जा सकती है। तो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो मेरे पास ये 3 कंपनी है, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है जी। तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट। तो ऐसा करके हम लोगों ने फिर अमित जी के पास शुरू हुए। और फिर अमित जी का सेक्रेटरी था, उन्होंने कहा कि भाई अभी आपकी पिक्चरें चलती नहीं तो इसको मत रखो। तो उन्होंने कहा कि भाई बरोबर है, पिक्चरें चलती नहीं है तो खाम का ये नहीं। तो हमने भी बोला कि मेरी पिक्चरें है मेरे पास, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने जंजीर, जैसे जंजीर का एंड था तो फिर वो किया और जंजीर हिट हो गई। हिट होने के बाद अमित जी ने बोला कि दीपक नाउ यू स्टार्ट योर वर्क एज एन मेकअप आर्टिस्ट। तो मुझे गाड़ी में डाला और गाड़ी में डाल के अपने घर लेके गए, और तब शादी हो गई थी इनकी। तो जया मुझे जी और अमित जी की। हाँ, तो तब मुझे जया जी से मिलाया, जोर से आवाज़ दी जया करके। अच्छा। फिर वो जया जी आई और उन्होंने उसे ये किया कि भाई ये दीपक सावंत है, ये मैंने अपॉइंट किया है। मैंने अपॉइंट किया है। तो वो बोले तुमको आपको अच्छा लगता है तो ठीक है। तो बाद में मुझे पता लगा कि जया जी का मेकअप आर्टिस्ट ट्राई कर रहा था जया जी थ्रू। ओके। तो अभी चलो ठीक है, अमित जी का काम करने के लिए। क्या नेचुरली अभी उसके पास कोई काम नहीं था ना, जया जी काम नहीं कर रही थी। जी जी। तो वो ट्राई कर रहे थे। तो बाद में पता लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, नसीब की बात है। तो फिर हम वहाँ से स्टार्ट होके। अच्छा, जंजीर में अमित जी ने पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर किया था, उसमें क्या मेकअप की गुंजाइश होगी? कोई नहीं था, नहीं ना? मेकअप ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल मेकअप जो बेस। आपका बेस जो होता है वही है उसमें। बाकी पिक्चरों में जैसे बहुत सारी पिक्चरों में गेटअप्स थे, इसमें थे, तो वो करने पड़े थे उसमें। तो मैं क्या करता था, मैं अपने ऊपर करता था। अच्छा। अगर उनको कुछ गेटअप करना है या विग लगाना है या ये करना है या दाढ़ी, तो मैं क्या करता था, मैं अपने ऊपर करता था। खुद पर करके देखता था कि वो कहाँ सही है कहाँ गलत है, और गलत को कैसे सही करना चाहिए। तो वो करके फिर मैं ये करता था, फिर अमित जी पे करता था। तो ऐसे बहुत सारे ये है कि अमित जी ने वो किया है उनका। और मेरे ख्याल से हम लोग ऐसे चलते गए। फिर 79 में थोड़ा सा हमारा कुछ ये हुआ था। कुछ गलतफहमी हुई आप में और अमित जी में? नहीं, गलतफहमी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मैंने एक मकान लिया था, एक दादर में एक मकान लिया। अब वो लोग क्या मानते नहीं मानते मुझे मालूम नहीं है। जिस दिन मैंने मकान लिया, जिस दिन मेरे नाम पे हो गया, उस दिन अमित जी ने बोला कि अपन थोड़े दिन अलग रहते। तो मुझे कुछ दिमाग में आया नहीं ऐसा। फिर पिताजी की डेथ, ये वो हैरान हो गया मैं।
फिर मैं मरने के लिए भी चला गया था ओह गॉड। कि रेलवे ट्रैक पे खड़ा था, ये था, फिर किसी ने बचा दिया ये करके। लेकिन आपकी शादी हुई थी तब? शादी नहीं हुई थी ऐसा, तो ये करके और फिर शादी हुई मेरी, और फिर हम लोग थोड़े तकलीफ में थे उस टाइम। तो होता है ऐसा कभी कभी, जो ज़्यादा तकलीफ हो तो ज़्यादा लोगों को तकलीफ तंग नहीं करना चाहिए, तो वो करता रहा मैं। और फिर किसी ने मुझे बोला कि ये घर बेच दो। मैंने घर बेच दिया, दादर का? हाँ बेच दिया। दूसरे दिन से एक 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 एक, एक सब वापस आया। ओह, मतलब तकरीबन चीजें ठीक होने लगी। पता नहीं, ठीक हुई, सब ठीक हुई, अरे वाह। लेकिन जैसे लिया था वैसे वो तकलीफ में था। होता रहता है ऐसा, जीवन है, जीवन में बहुत सारे कठिनाइयाँ आती है, लेकिन फेस करना अपना काम है। सो मैंने कभी ये नहीं किया, ना डरा ना ये किया, हमने फेस किया सबको। जैसे आपने दादर वाला मकान बेच दिया, सारी चीजें ठीक होने लगी और आपका काम फिर से शुरू हुआ। नहीं, काम शुरू नहीं हुआ था उस टाइम। थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मेरे पास काम भी नहीं था, तो उस टाइम मैंने ये किया कि भाई किया क्या जाए। तो मेरे ख्याल से अमित जी भी इलेक्शन लड़े थे, वो उधर चले गए थे। फिर मेरे पास काम नहीं था, तो मेरे को स्मिता जी का काम मिला, स्मिता पाटिल। और वो क्या हुआ था, मैंने जब जूनियर आर्टिस्ट पे, लेडीज़ पे भी करता था मेकअप और जेंट्स पे भी करता था। Okay. और फिर वो मुझे थोड़ा लेडीज़ का आता था, तो फिर मैंने जब स्मिता जी का मेकअप किया है, तो वो मेकअप करती नहीं थी, और मेकअप करने के बाद वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखी। जब ज़्यादा खूबसूरत दिखी तो फिर उन्होंने सब लोगों ने ये किया, फिर उन्होंने ऑफ़र दिया कि आप मेरे साथ काम करो करके। तो मेरे पास वैसे भी काम नहीं था, तो मैंने ओके कर दिया, और हम लोग फिर स्मिता जी का ये करते रहे। तो मेरा और लिब्रंस का कुछ वो है कि स्मिता जी लिब्रन है, उनके पास भी एक दो तीन पिक्चर थे। अमित जी लिब्रन है। तो जब मैं लिब्रन से के साथ काम करता हूँ तो लिब्रन बढ़ जाते हैं, अरे वाह। ऊंचाई पे चले जाते हैं। तो अमित जी भी ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पे गए थे। फिर ये हुआ, फिर स्मिता जी लिब्रन होने के बाद तो वहाँ से भी उनके 29-30 पिक्चरें हो गई उनकी, स्मिता जी की। अभी 30 पिक्चरों में उन्होंने वो किया। फिर ऐसे करते हम लोगों ने ये किया कि भाई अभी 30 पिक्चरें की। फिर मेरी मिसेज जो है वो भी लिब्रन है, तो जब से वो मेरे साथ आ गई तब से ये सब उन्होंने बनाया है। फिर हमारे 2 बच्चे हैं, एक पंखड़ी, 3 बच्चे हैं हमारे, एक पंखड़ी और दूसरी दक्षिणा और तीसरा दानवीर करके, ये तीनों बच्चे और मिसेस। फिर अभी वो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर जो है अंकुर ब्यूटी क्लिनिक करके, देसर में ग्राउंड 1st, 2nd, 3rd इसमें वो चलता है। और करीबन मेरे हिसाब से 40 से 45 लड़कियां काम करती है, और ओनली लेडीज़ पार्लर है वो लेडीज़ पार्लर है। और ये तीनों लड़कियां, दोनों लड़कियां लंदन से सीखी हुई है, विडाल ससुन से। विडाल ससुन में उन्होंने वो ट्रेनिंग ली थी, और इधर आके वो काम करती है। और एक्सपर्ट्स है वो लोग, कलरिंग में एक्सपर्ट्स है, मेकअप में एक्सपर्ट है, सभी मतलब हेयर कटिंग में एक्सपर्ट है। और मिसेस आईब्रोज इसमें, तो मिसेस ने मेरे ख्याल से करोड़ों आईब्रोज की है ओहो, ऐसे। वाह। तो लिब्रन्स वो थे, तो मिसेस भी लिब्रन, तो उसने ये सब बनाया उसको। अच्छी बात है।
वो बढ़ते तो मुझे थोड़ा थोड़ा भी हमको भी पीछे पीछे मिल जाता है, बिल्कुल। जैसे आमिर जी के पीछे पीछे हमको मिलता है, स्मिता जी के पीछे हमको मिल रहा था, इनके पीछे भी हमको मिलता है। लेकिन मुझे थोड़ी खंत ये है कि स्मिता जी के साथ मैं जब काम कर रहा था तो काम करते करते वो हमेशा बोला करती थी कि मेरे को जब मैं मरूं, मतलब मैं जब डेथ हो जाए तो मुझे सुहागन बना के लेके जाओ। तो हम डांट देते थे उनको कि ऐसा मत बोला करो, ऐसा मत बोला करो। तो बोले छोड़ो ना, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे लिए करना। वो मदर को भी बोलती थी, वो उनके माता जी को भी जी। बोलती थी, तो वो भी डांट देती थी ऐसे मत बोला करो। मेरे ख्याल से उसने वो जो शादी थी, शादी नहीं की थी, तो होगा, खंत होगी उनकी। और फिर जब डेथ हो गई थी तब बहुत सारी तकलीफें थी, क्योंकि उनकी सिस्टर जो थी कि शिकागो में, वो आने वाली थी। वो आने में 3-4 दिन लग गए, तो पूरा बॉडी ऐसे वो बर्फ़ में रखी थी ना, तो फूल गई थी। फिर हमने क्या किया, मेकअप करके उनके माता जी ने एक मेकअप किट मेरे को दी, और उधर अमित जी ये वो सब बैठे हुए थे, उनके सामने दी, और हमको कहा कि उसकी इच्छा है कि उसका तुम सुहागन बना के उनको विदा करना है। तो फिर वो मैंने मेकअप किट ली और मैं रो रहा था, मुझे पता नहीं क्या हो। तो रोते 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 आंसू गिर रहे थे और मैं मेकअप करता रहा। और इनको जाते वक्त जो खूबसूरत बनाया था, वो शायद दूरदर्शन पे ही है। उस जमाने में दूरदर्शन था, जी 82 83 84 में शायद ऐसे। जी 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 40 तो साल हो गए। उसमें वो दूरदर्शन ने शूट किया था उनको, बाकी कोई चैनल थे नहीं। तो फिर वो उनको विदा करने का और ऐसे ये करने का, लेकिन बहुत ही कमाल की लेडी थी, बहुत ही बिंदास बिंदास से थे। सुना है कि वो आपके साथ काम हमेशा के लिए करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अमित जी को भी कहा था। हाँ, वो एक दिन हुआ था कि बीच में अमित जी की 1-2 पिक्चरें थी उनके पास, तो अभी उन्होंने मुझे रखा है तो मैं उनको नहीं बोल सकता था। तो उनकी एक शक्ति थी अमित जी के साथ, और एक पिक्चर थी अमित जी और स्मिता जी नमक की हलाल, नमक हलाल। नमक हलाल। और ये तो उस टाइम जो, तो अभी मैं उनको मेकअप करता था इनको, तो अमित जी पीछे से शायद देखते होंगे, मुझे मालूम नहीं है। तो मैं मेकअप करता था, उनको वो दिखते थे, अमित जी स्मिता जी को दिखते थे, और अमित जी को स्मिता जी दिखती थी। मैं तो उल्टा होके मेकअप कर जी रहा जी। था। तो मैं एक दिन मिलने गया अमित जी से, तो हुआ नहीं। तो मेरे को पूछा क्या हुआ, अमित जी मिले क्या नहीं? मैंने बोला मिले नहीं, वो उनके आदमी था, उन्होंने बोला कि नहीं है, सो गए, ये गया, ऐसा कुछ बोल दिया। तब उन्होंने मुझे बोला कि अमित जी को मैंने डांट दिया। मैंने बोला क्यों? तो बोले जब भी तुम मेकअप करते ना, तुमको वो देखते रहते थे। तो मैंने बोला उतने डांटने की जरूरत क्या थी आपको? तो मैंने आपको छोड़ के तो गया नहीं। वो ठीक है कि वो उसमें नेता जब बने थे तो एक आध पिक्चरें कर रहे थे वो, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो बोले नहीं नहीं, मेरे को गुस्सा आया, मैंने बोल दिया। तो मैंने बोला ऐसा अच्छा नहीं है। तो बोले ठीक है। फिर दोबारा मैं अमित जी से मिला उनका। अमित जी का ऐसा कुछ था नहीं कि अमित जी का कोई नेचर कि ऐसा नहीं कि छोड़ के गया है इसलिए कोई ये है। तो जब भी हम मिलते थे तो बड़े प्यार से मिलते थे। और एक मैंने देखा ओवरऑल ऐसा कि नॉर्मली अमित जी का जो स्वभाव है या रहन सहन है, या उनके पूरी फैमिली का जो रहन सहन है, जो लोग हमसे तो बहुत अच्छे वो है। और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। तब मैं ऊपर वाले को ये बोलता हूँ कि हे ऊपर वाले, मैं तुमको सबसे पहले मानता हूँ। अगर मैं दूसरा किसी को मानता हूँ तो मैं अमित जी को मानता हूँ।
और उन्होंने जो प्यार, उन्होंने जो स्नेह दिया है, उन्होंने जो मुझे अपनापन दिया है, मेरे पूरे परिवार के लिए दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी अमित जी के कहीं काम आ सकूं। अगर किसी को पीटना है तो भी मैं तैयार हूँ, अच्छा। कुछ भी हो गया तो मैं तैयार हूँ, और अमित जी के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता हूँ, अमित जी के लिए कुछ भी करने को मैं तैयार हूँ। दीपक जी, आपकी और अमित जी की जर्नी बहुत लंबी है। कुछ हमें ये बताइए कि अमित जी बाकी स्टारों से कितने अलग है, क्या पसंद है उनको, क्या नापसंद है। एक्टर के रूप में तो उनको दुनिया जानती है, लेकिन इंसान के रूप में वो कैसे है, आपके कैसे अनुभव रहे, कुछ हमें मेमोरी शेयर कीजिए आपकी इतनी लंबी जर्नी में। अमित जी का क्या है कि सबसे पहले तो वो उन्होंने अपने आप को जो ढाल दिया है, वो ऐसा डाल दिया है कि मेरी वजह से यूनिट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरी वजह से प्रोड्यूसर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरी वजह से जो नुकसान होता है प्रोड्यूसर का वो नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वो टाइम से आधा घंटा पहले आते हैं, और जब तक वो काम करते हैं, जब तक आज भी, तब से लेके मैंने उनको देखा था रास्ते का पत्थर में, तब से लेके आज तक वो सीन, तब भी वो 50 बार पढ़ते थे, अभी भी 50 बार पढ़ते, और तब भी ऐसे ही काम करते थे, अभी भी ऐसे ही काम करते हैं। और उनका एक ऐसा है कि रेसल वो 7-8 कर लेंगे, किसी को वो बुलाएंगे नहीं, अपने आप रेसल करेंगे। आर्टिस्ट को आर्टिस्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, तो भी वो नहीं करते। लेकिन फर्स्ट शॉट होता है ना उनका, वो सबसे बेहतरीन शॉट होता है। लोग बोलते हैं वन मोर, वो उनका डमी शॉट होता है। एज एन मैंने 50 साल में मैंने उनके साथ काम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा व्यतीत होता है, प्रतीत होता है कि मैंने उनको ये देखा कि उनके काम करने का तरीका जो है वो किसी को अभी तक आया नहीं इंडस्ट्री में। हाँ, टाइमिंग का थोड़ा सा अक्षय कुमार जी ने लिया है, या दूसरे कोई 1-2 आर्टिस्टों ने लिया है कि वो टाइम पे पहुंचते हैं, टाइम पे जाते हैं। वो टाइम पे जाते भी है, अक्षय जी 6 बजे तो 6 बजे जाते हैं। अमित जी ऐसा नहीं करते हैं। फिर वो 6 घंटा हो, 8 घंटा हो, 12 घंटा हो, 16 घंटा हो, वो सारे के सारे, जब तक आप उनको ये नहीं बोलेंगे सर अब हमारा हो गया, पैकअप हो गया, आप जाइए, तब तक आज भी नहीं जाते। अरे वाह। तो प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं होता, और न कि वर्करों का होता है, और वर्करों को एक आधा शिफ्ट ज़्यादा मिल जाती है, तो वो फायदे की होती है। तो अमित जी की कुछ क्वालिटीज के बारे में हम बात कर रहे थे। आपने कहा कि वो बेहद पंक्चुअल है, टाइम पे आते हैं लेकिन टाइम पे निकलते नहीं है। तो इसमें वो चाहते नहीं कि प्रोड्यूसर का नुकसान हो। बराबर। और ये तो रही उनकी हर दिन की आदतें। इसके अलावा कुछ ऐसी मेमोरीज उनके स्वभाव के, कुछ ऐसे शेड्स हमें बताइए ना, जो आपको 50 साल में कोई यादगार अनुभव हमें बताइए। अभी उनके साथ जो हमारी जो जर्नी है, वो जर्नी है हमारी यादगार है। वो तो है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि नॉर्मली पति पत्नी भी साथ में नहीं रहते, लेकिन हम लोग 50 साल से दोनों साथ में हैं, तो उनकी अच्छाई होगी तभी तो मैं काम कर रहा हूँ, और मेरे में थोड़ी सी अच्छाई होगी तो उन्होंने अपने को साथ रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें तो बहुत सारी अच्छाई है, और वो सामाजिक कार्य बहुत करते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं। एक होता है कि कोई भी करता है तो बताता है कि मैं ये किया, मैंने इनको मदद की, इनको ये किया, वो सबको मदद करते हैं, लेकिन किसी कानों कान खबर नहीं होती, यह हाथ से दूसरे हाथ को खबर नहीं होती कि इन्होंने क्या किया है, और वो पब्लिसिटी पाते नहीं। जैसे बहुत सारे किसान जो थे
आत्महत्या करते जी, थे। जी। कई किसानों को उन्होंने किया है, बहुत सारे जगह पे अमित जी ने। तो मुझे एक वो अच्छा लगता है उनका, और वो जो मदद करते हैं। तो मैं एक दिन ऐसे ही हम लोग गुजरात में थे। गुजरात में अमित जी को मिलने के लिए मोदी जी आए थे। तो मैं कभी जाता नहीं उनके फंक्शन, इसमें कभी वो नहीं है। तो मैं चला गया था, मैं मोदी जी को देखने के लिए गया था कि भाई ऐसे ऐसे। तो मोदी जी को देखने को गया तो मैं अमित जी के साथ में ही उधर खड़ा था। तो मोदी जी को मैंने बोला, सर मेरे को एक फ़ोटो चाहिए, मैं इनका मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो मोदी जी ने वहाँ से आवाज़ दिया, दीपक सावंत कम ऑन। ओहो। मैं घबरा गया, मैं हाथ ऊपर कर लिए। तो मैंने बोला इनको मेरा नाम कैसे मालूम, जबकि मैं कोई इसमें फंक्शन में जाता नहीं है, मैं कोई पार्टी में भी नहीं जाता हूँ ज़्यादातर। तो फिर उन्होंने बुलाया कि फिर अच्छा ठीक है आ जाओ। तो मैं गया वहाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि आपका नाम दीपक सावंत है? बोला यस। पक्का? बोला यस। आओ। फोटो खींचा। फिर बोलते हैं कि आपका सब मेरे को मालूम है, तुम क्या काम करते हो, कैसे आते हो, कैसे जाते हो, सब मुझे मालूम है। तो मैंने बोला उस दिन के बाद, उसके पहले मैं देश के प्रति इतना प्रेम नहीं था मुझे। मैं मतलब ये क्या होते हैं, ठीक है सब लोग जीते हैं, उसमें से एक सारे कीड़े मकोड़े में से मैं एक कीड़ा मकोड़ा था। तो मुझे ऐसा कोई ये नहीं था कि कोई देश के। तब मुझे ये इंसान से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये देश के प्रति इतने अच्छे इंसान हैं, तो व्हाई नॉट मी, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। और वहाँ से मैंने अपनी इनोवेशन चालू किए। वो इनोवेशन में मैंने क्या किया है, तो ये सब ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाली बुद्धि देता है, और वो बुद्धि के हिसाब से मैंने उनको शुरू किया। तो बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि गरीबों के लिए कोई नहीं करता है, अमीरों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, सबको करता है। तो ये सारी जो ये है, तब हमने देखा कि हमको जो ये करते हैं, तो पानी का प्रॉब्लम है, घर के प्रॉब्लम है, तो नौकरी के प्रॉब्लम है, और अनेक प्रॉब्लम है। जैसे आदिवासी को नौकरी नहीं है, वो प्रॉब्लम है। सारे के सारे प्रॉब्लम्स में मैंने उसके ऊपर इनोवेशन किया। अब क्या होता है कि देखिए, ये सारी चीज़ों में अमित जी भी हमको हेल्प करते हैं कि देखो तुम एक अच्छा सोच है, अच्छी सोच के हिसाब से तुम आगे बढ़ते हो। तो देखो क्या होता है कि हर जगह पे अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, सपोर्ट होना चाहिए। तो कई लोगों का सपोर्ट है, तो उनका भी सपोर्ट है। सपोर्ट होने की वजह से मैं ये सब करने में सक्षम हो गया। जी, जी। और काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा होगा। और मैं एक के बाद एक, अभी सारे मेरे पेटेंट में हैं, वो पेटेंट होने के बाद एक एक चीज़ बाहर आएगी, और लोगों को उसका इस्तेमाल करने का और उनकी तकलीफ़ों से दूर होने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा। ऐसे तो अभी वो तो है अच्छाई उनकी, अमित जी की, और ये करते ही रहते हैं। तो हम भी क्यों नहीं करें, और हम भी क्यों न देश के लिए करें। तो मेरा ऐसा मानना है। दीपक जी, क्या कोई ऐसी मेमोरी या ऐसी कोई घटना है जब आपको फिनेंशियली कहिए, मॉरली कहिए, ज़रूरत थी, तब अमित जी या उनके परिवार ने आपको मॉरल सपोर्ट दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया? क्या कोई ऐसी मेमोरी है? वो एक हमारा भाई का ऑपरेशन हुआ था कान का, वो मरते मरते बचा था वो। तब उन्होंने वो, तो मुझे मालूम नहीं था, वो पीछे से उन्होंने उनका पूरा हॉस्पिटल का बिल दे दिया। फिर उन पिताजी और माताजी, उस टाइम थे पिताजी और माताजी, तो वो दोनों आए थे देखने के लिए नानावटी में, नानावटी हॉस्पिटल में। अमित जी तो एक आध बार आए शायद मेरे ख्याल से, लेकिन
उन्होंने पीछे से मॉरल सपोर्ट बहुत दिया था उन्होंने। और ऐसा नहीं कि मुझे ही दिया, लेकिन ऐसे बहुत लोगों को देते हैं, बहुत आर्टिस्टों को भी किया है, बहुत लोगों को देते हैं। तो वही मैंने बोला ना कि वो कुछ करते हैं तो बताते नहीं, वो पीछे के साइड से बहुत कुछ करते हैं, तो उनकी अच्छा ही है वो। दीपक जी, एक और बात, क्यूरियोसिटी, और हमारे जो कई दर्शक है वो जानना चाहेंगे। अमित जी केबीसी के सेट पे हर व्यूअर के साथ, ऑडियंस के साथ इतने दिल से गहराई से जुड़ जाते हैं, है ना? तो ये उनका रूप बेहद लुभावना है। एंड एवरी पासिंग डे उनके जो व्यूअर्स है, उनके जो चाहने वाले, इनमें करोड़ों की तादाद बढ़ती जाती है। तो असलियत में अमित जी कैसे है स्वभाव के? आपको तो करीब से अनुभव हुआ होगा। क्या वो बातूनी है, बातचीत करते हैं, या शांति से काम करते हैं? प्लस उनकी खाने पीने की आदतें क्या है, क्या पसंद करते हैं, कैसे है स्वभाव के? नहीं, अभी क्या है, खाने पीने का तो चलो ठीक है कि वो वेज खाते हैं, बाकी खाते नहीं हैं। अभी केबीसी में ऐसा हो गया था कि हमने 2000 से शुरू किया था, उसके बीच में कम से कम अभी वो 25वां चल रहा है मेरे ख्याल से। जी, 25वां, हाँ। 25वां चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसमें जाता था। मैंने मेकअप में क्या किया था कि कोशिश ये कर रहा था कि ऐसा कुछ सामान लेके आओ, ऐसा कोई कलर्स लेके आओ जो प्रति वर्ष उनको यंग दिखाते जाओ, और ऊपर वाले की मर्जी से और वो सामान की वजह से मेरा कुछ ऐसा ये नहीं है, तो मैंने ऐसा करने की कोशिश की। उसमें वो अमित जी खूबसूरत लगे। देखिए ना महिला ऑडियंस क्या कहती है उनको। हाँ, तो वो लगे, और अभी भी लगते हैं। अभी ये 25 में हमको एक प्रॉब्लम आया है, 24, 23 इसमें वो बहुत अच्छे लगे। उससे भी बेहतरीन मेकअप जो है वो इसमें हुआ है 25 में। और 25 में होने के बाद, 25 में होने के बाद वो एकदम यंग लगने लग गए। तो आप अगर शायद जी देखते हो बिल्कुल, तो हम मुझे तो कोई यंग एपिसोड यंग मिस लगते नहीं हैं। करते। तो एज वाइज जो पीछे 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 जा रहे हैं, जी। और ये तो उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। मुझे एक बात लोगों की समझ में नहीं आती कि आप मुझे बताइए, कोई अच्छा दिखता है, अच्छा करता है, तो आपको क्या तकलीफ है भैया? खराब है तो बोलो, ठीक है, मैं समझता हूं कि भाई खराब हो गया है, तुम अच्छा करने की कोशिश करो। लेकिन जो अच्छा दिख रहा है, और अच्छा दिख रहा है, और अच्छा होने वाला है, तो आपको बुराई क्या? तो ऐसे उनको तो ये करते हैं कि भाई आप यंग बनना चाहते हो, ये बनना चाहते हो, क्यों नहीं बनना चाहे? अगर आज मुझे भी, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं भी मेकअप करके बैठा हूं, ऐसे थोड़ी होता है। और तो ये लोगों का एक है नजरिया, लोगों का देखने का है। अच्छी चीज नहीं देख सकते हो तो आंखें बंद कर लो। कौन बोलता है आपको देखे करके? अच्छा है, अच्छा को अच्छा बोलो, और अच्छा करने को बोलो कि और अच्छा बना लो। बेशक। तो तुम्हारे आंखों में अगर अच्छाई आएगी तो तुम्हारे जहन में अच्छाई आएगी, जहन में अच्छाई आएगी तो पूरे शरीर में अच्छाई आएगी, तो वो आदमी अच्छा काम कर सकता है। एब्सोल्युटली। तो मुझे ये लगता है। तो मेरा मानना ये है। फिर मैंने थोड़ा सा मेकअप में थोड़ी सी चेंजेस की, ओके। जो जहाँ मुझे ऐसा लगा कि भाई थोड़ा सा यहाँ कम करना चाहिए, तो वहाँ मैंने कम किया है। थोड़ा इधर बालों का थोड़ा सा होता है कि कहीं कहीं वो ऐसे टर्न करते हैं ना, कॉलर बड़ी है तो बाल उठ जाते हैं। अब मैं हर 2 मिनट में तो जाके मैं रिपेयर नहीं कर सकता हूँ। नहीं, हाँ। तो वो थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन वो थोड़े दूसरे एपिसोड में वो ठीक कर दूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि सब मैं विनती करता हूँ, जितने भी व्यूअर्स है, जितने भी लोग हैं, अरे अच्छा है, अच्छा दिखता है तो अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो। थैंक यू। बात कितनी काबिले तारीफ है ना। हाँ। अमित जी कितने चुस्त है, फुर्त है,
और लगातार इतने घंटे काम करते हैं, इस बात पर ज़्यादा गौर करना चाहिए। नहीं, इन्होंने देखिए क्या होता है, नॉर्मली वो अपने आप को तंदुरुस्त रखते हैं, फिट रखते हैं। एक्सरसाइज तो वगैरह करते देखिए हैं। ना, 82 का एज है, लेकिन वो भी अभी भी भाग के आते हैं। हाँ, बरोबर। भाग के आने के बाद भी अमित जी अपने आप को, और कंटिन्यू मेरे हिसाब से 4 घंटे एक एपिसोड में बात करते हैं, दूसरे 4 घंटे दूसरे एपिसोड में बात करते हैं। तो 8 घंटे कंटिन्यू लोगों के बारे में बात करना, लोगों के लिए बात करना, क्वेश्चन आंसर करना, ये सारी चीज़ें जो करते हैं ना, अफलातुन है। मैं बोलता हूँ उनका जितना, जो उतनी मेहनत करते हैं ना, इतनी मेहनत अगर दूसरे कोई आदमी करे, दूसरे कोई आर्टिस्ट करे, वो उनकी सफलता अलग ही होगी। लेकिन ये उम्र में आने के बाद भी अमित जी ने जो अपने आप को बनाया है, अमित जी ने अपने आप को ढाला है, अमित जी ने अपने आप को प्रेजेंट किया है, तो कपड़ों में देखो, बालों में देखो, मेकअप में देखो, और स्पीच में देखो। तो मैं ऐसा, मेरा गिनना ऐसा है, मैं ऐसे गिनता हूँ, 25% अगर मेकअप है तो 25% आपके बाल है, जो कपड़े के हिसाब से आपको बाल रखने चाहिए। फिर कपड़ों के हिसाब, दोनों के हिसाब से आपको कपड़े डालने चाहिए। कपड़े अच्छे हैं, मेकअप अच्छा है, बाल अच्छे है, तो स्पीच अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये चारों जब मिलते हैं 25-25-25-25, तो 100% होता है। और अमित जी क्या करते हैं कि 25% नहीं बोलते, वो 100% बोलते हैं, तो 175% उसका ये आता है। तो इनके जैसा कोई मैंने आर्टिस्ट नहीं देखा है, और मेरा सौभाग्य है मेरे लिए कि मैं अमित जी के साथ काम करने के लिए मुझे मौका मिला, इसलिए मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। दीपक जी, दो बातें हैं। अमित जी खुद मेकअप में कितना इंटरेस्ट लेते हैं? अभी तो वो काफ़ी सीनियर है, लेकिन आपने उनके यंग में काम किया है, उनकी यंग एज में काम किया है, तब कितना इंटरेस्ट लेते थे, आज कितना इंटरेस्ट लेते हैं? और अमित जी के ऐसे कौन से लुक थे आपके लिए जो बहुत चैलेंजिंग रहे? मेकअप में कोई ऐसा ये नहीं है कि वो, एक होता है कि पिक्चर का लुक होता है, तो पिक्चर का कैरेक्टर होता है, और कैरेक्टर को आप कैरेक्टर के जैसे मेकअप करोगे तो वो कैरेक्टर में ढल जाएंगे। बिल्कुल। तो जितने भी पिक्चर अमित जी की हुई है, तो मेकअप हमारा उनका कैरेक्टर के हिसाब से किया है। दूसरा ऐसा होता है कि हमने सीन वाइज मेकअप किया है, पिक्चर वाइज मेकअप नहीं किया है। सफेद है तो सफेद है, काला है तो काला है, ऐसा नहीं किया है। तो सीन क्या डिमांड करता है कि सीन डिमांड करता है रोना है, तो रोने वाला मेकअप होना चाहिए, और मस्ती है तो ब्राइट मेकअप होना चाहिए। अगर आपका कॉमेडी ये वो सब, मतलब जैसे जैसे सीन डिमांड करता है, जो फाइट है तो लाल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट यूज़ नहीं करते। अगर ये यूज़ करे तो वो आर्टिस्ट वो जो कैरेक्टर है उसमें ढल जाता है। अगर कैरेक्टर में ढल गया तो वो आर्टिस्ट ने कमा लिया, क्योंकि कैरेक्टर में चला गया। और वो जो भी एक्टिंग करेंगे तो 100% से ऊपर ही हो जाएगा, जैसे मैंने ये बोला था। तो कब से अभी डिमांड क्या होता है, मैंने आपको बोला ना 25%, 25%, 25%, जो ये 100% ये हो जाता है, तो वो अगर थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा उनको बेनिफिट्स होते हैं और अच्छे होते हैं। बहुत सारी पिक्चर है, जैसे खुदा गवाह थी, जैसे आपकी दीवार थी, अभी की पिक्चरों में भी जैसे पा थी, और ऐसे बहुत सारी पिक्चर है जिसमें अलग अलग उनको दिखाया, तो वो कैरेक्टर के हिसाब से दिखाया गया है। अगर कैरेक्टर सही है तो आपका मेकअप सही है, सब सही है, तो कैरेक्टर उभर कर आता है। और कौन सा था मुश्किल आपके लिए? मतलब अमित जी तो बहुत स्टूडियस और सिंसियर है, लेकिन
इतने मैच्योर्ड और इतने सीनियर एक्टर को कई घंटे तक एक जगह पे बैठना और उस पर मेकअप करना, ये अपने आप में एक तपस्या से कम नहीं है। नहीं, वो उनके ऊपर है। क्या होता है, एक होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं अगर ये देखने जाऊंगा मुझे तकलीफ हो रही है तो काम मत करो। मुझे इस काम को सफल बनाना है, वो अमित जी में है। वो अमित जी क्या करते हैं कि भाई मुझे इस काम को सफल करना है, तो पा में जो मेकअप था, 4 घंटे 5 घंटे मेकअप करना पड़ता था, 3 घंटे निकालने के लिए देना पड़ता था, तो 8 घंटे तो यही गए, और 8 घंटा शूट करना पड़ता था, तो 16 घंटे हो गए काम। तो इसमें उन्होंने अपने आप को जो ढाला है, या दूसरे भी कई गेटअप्स है, जैसे 102 में है, ऐसे बहुत सारे पिक्चरें हैं, तो वहाँ वो अपने आप को ये नहीं करते कि भाई मैं थक गया हूँ, मुझे अभी नहीं करना है, ये नहीं करते। तो वो तैयारी के साथ आते, तैयारी के साथ काम करते और अपने आप को, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो डेडिकेशन है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो अपने आप को उसमें ढाल देते हैं। आज अगर सफलता है उनकी, तो उसका कारण यही है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो अगर वो नहीं इतनी मेहनत करते, इतना ये नहीं करते, अभी केबीसी में ही देखिए ना, कितना पढ़ना पड़ता है, किसी के बारे में सोचना पड़ता है, किसी के बारे में ये, तो सारा सब कुछ अभ्यास करके फिर जाके प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें तो मेहनत के सिवा होगी नहीं, और इतनी मेहनत कोई आर्टिस्ट करता है ये मैंने आज तक देखा नहीं है। और मुझे ऐसा लगा कि भाई इनके साथ जो काम कर रहा हूँ, उनका डेडिकेशन, ये काम करने का तरीका, ये वो, तो डिज़र्व करते हैं। आपने बातचीत में तो कई चीजें बता ही दी, फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि आपने क्या क्या सीखा उनसे? उनसे सीखा कि नॉर्मली वो किसी से झगड़ा नहीं करते, अच्छा। एक बात। दूसरी बात ये कि उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो उससे दूर हो जाते हैं, बात नहीं करेंगे, तो वो एक अच्छी चीज़ है। झगड़ा करना भी अच्छा नहीं, लेकिन मैं कभी कभी चिढ़ जाता हूँ। कभी अच्छा। चिढ़ इसलिए जाता हूँ कि सच्चाई के रास्ते पे चलो, सच्चाई से रास्ते से अगर भटक जाते हो, वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं हमेशा पहले से बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कभी गलत काम करता नहीं। गलती से अगर मेरे से हुआ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर ये क्या होता है कि ये नॉर्मली ये सारी चीज़ें जो है वो बुरी रास्ते पे लेके जाती है, तो हम उसमें जाते नहीं हैं। और हमको कोई लालच भी नहीं है कि मेरे को कोई करोड़ों अरबों कमाना है, ये करना है, दूसरे को खड्डे में डालना है, उसको डाल के फिर मेरे को बड़ा बनना है। कुछ नहीं बनना मेरे को। मैं वही तो बोला ना मैंने कि मैं अगर ये सब तो चलो ठीक है कि वो हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं देश के क्या काम आ सकता हूँ। मैं देश के काम आने के लिए मैं जो मैं कर रहा हूँ वो देश के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। और देश में अगर एक मेरे काम अगर हो गए तो ट्रैफिक भी फिक है, मैं 1 घंटे में पूरी इंडिया की ट्रैफिक निकाल के देता हूँ, लेकिन कोई मर्द आदमी नहीं मिलता है। मर्द होते हैं ना, मर्द कि चल दीपक सावंत आ, मुझे बता दे कैसे निकालना है। 1 घंटे के अंदर मैं पूरी इंडिया की ट्रैफिक निकाल के दूंगा। लेकिन सबको है ना, खाने का है, पीने का है, मस्ती करने का है, ये करने का है, देश का सत्यानाश करने का है, लोगों को तंग करने का है, लोगों को मारने का है, लोगों के प्रति। अरे कानून, क्या कानून है आपके? कानून है ये? मुझे शर्म आती है ऐसे कानून पे। जो कानून सजा नहीं दे सकता, जो कानून आपको कानून, जाइए दुबई में, जाइए इधर जाइए, देखो कानून उनके। अरे उतने कड़क तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके आधे तो कर लीजिए। कोई भी उठता है, कोई भी मारता है, कोई भी कुछ भी करता है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये देश है कि मजाक है? हर कोई खाते पीते सब कुछ करते हैं और देश के बारे में गलत बोलते हो। देश के बारे में क्यों गलत बोलते हो?
देश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमको पसंद नहीं है, देश छोड़ के चले जाओ। कौन बोलता है तुमको देश में रहने के लिए? तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर देश में ये करते हो तो देश के प्रति वफादार हो। अभी एक बात मैं और दूसरी आपको आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो टीवी पे वो जो पैनल देते हैं ये बंद कर देना चाहिए। इसमें जो लोग बैठते हैं ना, जो देश के खिलाफ बात करते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनको देश के बाहर निकाल देना चाहिए। तुम देश के खिलाफ बात करते हो, नॉनसेंस थिंग। जाओ कोई जापान में जाओ, इधर जाओ, देखो देश के खिलाफ कोई बात करता है क्या? कोई देश के खिलाफ बात नहीं करता। हमारे यहाँ देश के खिलाफ बात करते हैं, पंतप्रधान के लिए बात करते हैं। अरे पंतप्रधान की जो इज्जत तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारी औकात क्या है? पंतप्रधान है, तुम्हारा देश का आज के डेट में रक्षण करता, सब कुछ करता वो है, उसको गाली देते हो। नॉनसेंस थिंग। बिल्कुल, ये नहीं करना चाहिए। अरे अच्छा ही नहीं सीखी तो कम से कम बुरा ही तो मत सीख। बिल्कुल। तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो टीवी पे वो जो आता है वो बंद करना चाहिए, या मैं कोर्ट में जा रहा हूँ इसके लिए कि ये बंद कर दो, क्योंकि ये देश के खिलाफ बात करते हैं। अरे जोड़ने की बात करो, आप उसको ये बन नहीं रहा है यार, ऐसा बनाओगे तो अच्छा बनेगा, ये रोड ऐसा नहीं करोगे तो अच्छा होगा, ये डालोगे, ब्रिज डालोगे तो अच्छा होगा, रोड के करोगे तो अच्छा होगा। ये नहीं बोलते देश में ये हो गया, देश में वो हो गया, देश ने ऐसा किया, देश में हमारी सेना ने ये नहीं किया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अरे वो है करके तुम जिंदा हो यहाँ, अगर वो नहीं होते तो पता नहीं कहाँ मरे पड़े गिरे पड़े होते। मैं वो समझ में नहीं आता, मेरी भड़ास निकाल रहा हूं मैं। नहीं, आपका मुद्दे, आपकी बात, आपके मुद्दे भी सही है। एक सवाल मुझे पूछना भी था। अमित जी को लेके एक सवाल है ही कि कितनी बातचीत करते हैं अमित जी? कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं ऐसा लगता है, लेकिन केबीसी में बहुत खुल जाते हैं। नहीं, वो बाकी जगह पे बात कम करते हैं, और वो क्या है, केबीसी उनका काम है, केबीसी को उनको प्रेजेंटेशन देना है, इसलिए उधर बात करते हैं। बाकी बहुत कम बात करते हैं, घर में भी कम बात नहीं करते हैं। हाँ, घर में भी कम बात करते हैं। घर में भी मेरे ख्याल से कम बात करते हैं। घर में भी नॉर्मली मेरे हिसाब से कम बात करते हैं। जय जी अपन उसमें होते, आज अभिषेक जी काम पे होते, ये तो हर एक इंसान उनके चारों के चारों वो काम पे लगे रहते हैं। हाँ। तो इसके लिए होता है। अच्छा, एक मुद्दे की बात मैं आपको वो बोलना चाहता था। अमित जी है 82 और मैं हूँ 76। अमित जी जितना घंटा काम करते हैं उसके 2 घंटा मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है। 1 घंटा पहले आना पड़ता है सामान के लिए और 1 घंटा बाद में जाना पड़ता है, बरोबर। ये टोटल होने के बाद मैंने एक देखा कि 40 और 45 हुए तो वो आदमी बुढ़ा बन जाता है। वो बुढ़ा जो बना है हमारे पूरे देश में, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, पूरे देश में ये बोलना चाहता हूं कि आप बुढ़े क्यों होते हो? अगर अमित जी जैसा आदमी, मेरे जैसा आदमी, या और भी कई है, बहुत सारे लोग हैं, वो अपने आप को बुढ़ा नहीं समझते, तो आप अपने आप को बुढ़ा क्यों समझते हो? बुढ़ा समझते हो तो मेरा एक जनरल ऐसा खाका मैंने बनाया है, ऐसा ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि उसकी मिसेस काम नहीं करती, ये बुढ़ा हो गया, ये काम नहीं करता है, तो सारा बर्डन जो है वो बच्चे पे छोड़ देता है। बच्चे ने शादी की है, उसका बर्डन अलग है, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता बच्चा, ना वो लड़की संभाल पाती है, ना वो संभाल पाते हैं, और फिर आपस में ये हर घर में झगड़े होते हैं। वो झगड़े का कारण ये है कि आप कंटिन्यू काम करते रहो, चाहे आप रिटायर्ड हो, चाहे कुछ भी हो,
अरे जाइए ना, आप चाइना में देखिए, जापान में देखिए, सारा क्या सभी लोग काम करते हैं। 110 के वो है ओल्ड एज, लेकिन काम करते हैं। बिल्कुल। तो हमारे देश में क्यों नहीं करते? और फिर वो बच्चा जो है उठा के अपने बाप को या माँ को ओल्ड एज होम ओल्ड में एज में फेंक देते हैं। तो मैं ओल्ड एज के खिलाफ हूँ। मैं बोलता हूँ जितने भी लोग ओल्ड एज जो ये धंधा कर रहे हैं, ओल्ड एज ये निकाल के धंधा कर रहे हैं, अरे हो सकता है तुम्हारे भी माँ बाप को तकलीफ हो जाएगी तो तुम भी ओल्ड एज में डालोगे। ओल्ड एज का धंधा मत करो, उसकी जगह उसके क्लब निकालो। क्लब में 4 घंटे आने दो, 8 घंटे आने दो, 2-4 दिन आने दो। वो क्लब से पैसा जो होगा वो क्लब में डालो। लेकिन इनको जो रख के उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उनके ऊपर जो तकलीफें होती है, इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को बुढ़ा मत समझिए। बुढ़ा है ही नहीं कोई। अरे रात दिन काम करिए ना, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमारे देश को आज मैन पावर की जरूरत है, धंधे की जरूरत है। तो इसमें आप अपने आप को लगाओ, नया नया सामान बनाओ, नया नया चीजें बनाओ, नया नया ये करो। चाइना बना सकते तो हम क्यों नहीं बना सकते? तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी, जितने भी जो अपने आप को बुजुर्ग समझते वो ना समझे और अपने आप को फिट और अपने, तो आप चलते जाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो, आप फिट हो, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। और तकलीफ की तरफ ध्यान दोगे तो आप तकलीफ में हो। अगर तकलीफ की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो आप सबसे बेहतरीन इंसान हो, जो इस देश के लायक हो, इस देश ने मानना चाहिए कि ये हमारे लोग हैं। बिल्कुल। दीपक जी, आप फिल्म प्रोड्यूसर भी बने थे। अरे अभी बहुत बना है। तो बने थे, उन्होंने, बच्चन जी ने काफ़ी मुझे हेल्प की थी, तो उन्होंने काम किया था। तो मैंने 6-7 पिक्चरें बनाई थी। मराठी फिल्म भी बनाई एक मराठी, 3 भोजपुरी, फिर भोजपुरी की हिंदी, और 1-2-3 हिंदी। अभी एक बनाने की चल रहा है हिंदी। जो हिंदी, अरे वाह। वो ये बनाना चाह रहा हूँ कि हर आदमी जब शादी करता है तो माँ बाप उसको दूसरा घर देते हैं रहने के लिए, कि जा यार उधर रहे। तो रहने के लिए वो चला जाता है, लेकिन बच्चा हो जाता है तो बच्चा को संभालेगा कौन? तो ये क्या करता है कि ये घर का ईएमआई लाता है, एसी का, फ्रिज का, सबका ईएमआई आता है, भरेगा कौन? पगार इतना होता नहीं, तो बीवी को काम करना पड़ता है। जब अगर बीवी काम करती, आदमी काम करता है, तो बच्चे को देखेगा कौन? तो जब बच्चे को कोई देखता नहीं, बच्चा बेवकूफ गलत रास्ते पे चला जाता है। आज के हमारी तकलीफ है ये है, इसके ऊपर मैं पिक्चर बना रहा हूँ। अरे वाह, अच्छी टॉपिक है। और बच्चे पैदा करना है तो मैं आपको बताता हूँ, बच्चे पैदा करना है तो उसको क्या करना चाहिए, माँ बाप को क्या करना चाहिए, स्कूल ने क्या करना चाहिए, और कैसे वो बच्चों को अपने इस फिल्म में दिखाया जाएगा। हाँ बच्चों, और मैंने दिखाया है कि हमारे जो बच्चा है उसको कैसे सुधारते हैं। एक भूत सुधारता है उसको, भूत सुधारता है उसको। अच्छा। और भूत सुधारने के बाद हमने दिखाया उनको कि भूत सुधार तो दिया, लेकिन हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए आज पूरे वर्ल्ड में हमारे बच्चे ही है, लेकिन हमारे देश के काम कम आ रहे हैं, लेकिन दूसरे देश के लिए काम बहुत आ रहे हैं। हमारा नासा वो चला रहे, हमारा ये चला रहे, वो चला रहे, वो आपका गूगल वो चला रहा है, सब चला रहे, लेकिन हमारे देश के लिए किधर है? तो ये मैं बोलता हूँ कि आप आओ वापस। फिल्म कब शुरू होगी? और ये जल्दी से जल्दी शुरू होगी। अच्छा, उसके ऊपर कास्टिंग की आपने? नहीं, कास्टिंग में अभी चल रही है, राइटिंग कंप्लीट की है अभी। अच्छा। ये पिक्चर शुरू कर रहा हूँ मैं। कुछ और डिटेल्स बताएंगे, जैसे किसने लिखी है, कहाँ शूट करेंगे? लिखी तो मेरी मर्म है। हाँ, ये मेरा दर्द है, तो मैं जो समाज में देखता हूँ वो दर्द मेरे अपने अंदर था, वो बाहर निकाल दिया। अच्छा। और वो हाथों से मैंने उसको लिखी मैंने ही है, और काफ़ी लोगों ने मदद भी की है सबसे।
तो ऐसा करके वो बहुत अच्छा, अच्छी फिल्म है वो, ओके। आज के समाज के लिए पिक्चर है। कब रिलीज करेंगे इसको? अभी देखो कंप्लीट बनेगी, 1 साल में होना चाहिए, 26 में रिलीज होगी। 26 में होना चाहिए। ओके, तो इसमें भी कुछ अमित जी का कंट्रीब्यूशन है, काम वाम करेंगे उसमें? देखो गॉड इज ग्रेट, अभी तक तो किया है, आगे भी करेंगे, ऐसी मेरी धारणा है, इच्छा है। और करेंगे तो क्योंकि मैंने उनके सिवा कोई भी पिक्चर में काम नहीं किया है, जी उनको जी। छोड़ के मैंने कोई पिक्चर बनाई नहीं। तो मेरी इच्छा है कि वो अमित जी जल्दी से जल्दी करे और ये समाज के काम आ जाए। अच्छा, दो मेरे छोटे सवाल है दीपक जी। सवाल ये है कि मेकअप ये टेक्नोलॉजी में हर दिन चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? इंडस्ट्री में क्या चेंजेस देख रहे हैं? कुछ नहीं है, सामान पहले मिलता नहीं था, अभी सामान मिलता है, तो आप एक्सपेरिमेंट करके उसके ऊपर नया नया बना सकते हो, नया नया कर सकते हो। पहले सामान नहीं मिलता था, अच्छा, फॉरेन सामान मिलता नहीं था, अभी फॉरेन सामान यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। और इंडियन भी सामान इधर बनता है अभी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें कि अपने आप को निकाल सकते हो। अच्छा, और इंडस्ट्री में क्या चेंजेस देख रहे हैं आप? आपने तो इंडस्ट्री कईयों में की वो तो जिंदगी बनते हैं। देखी, करियर देखा, व्हाट यू फील, क्या चेंजेस हो गए इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कैमरे चेंज हो गए। पहले फिल्म पे आते थे, अभी डिजिटल पे है। डिजिटल पे अभी क्या हो गया कि अभी एचडी पे वो, तो ऐसे पूरा के पूरा चेंज हो गया है। तो पूरा चेंज हो गया तो आपको उस हिसाब से फिर लाइटिंग हो गई, फिर उस हिसाब से मेकअप हो गया, उस हिसाब से कपड़े हो गए, उस हिसाब से वो सारा अभी के हिसाब से चेंज हो गया, पहले के हिसाब से नहीं है। पहले से ब्रूट लाइट्स पे अपन शूट करते थे, तो ब्रूट लाइट उठाने के लिए 12 आदमी लगता था। आज इधर 12 आदमी नहीं है, अभी लाइटिंग जो है वो बटन पे है, बढ़ाना घटाना वो इधर हो गया है। नहीं तो पहले ऊपर जाके बढ़ाना घटाना ऊपर करना पड़ता था, अभी नीचे करना पड़ता है। और साउंड में भी सब चेंज आ गया है, पूरा चेंज है। कलाकारों के व्यवहार में क्या फर्क लगा है? कलाकार ही है, इसलिए उनको कलाकार बोलते हैं। नहीं, व्यवहार में क्या है? वो कलाकार तो व्यवहार- अदाकारी उनके ऑन स्क्रीन है। नहीं, वैसे भी उसको जो ऑन स्क्रीन तो है ही, ऑफ स्क्रीन भी जो है उनको भी कलाकार ही बोलते हैं। अच्छा, ओके। ओके। दीपक जी, हमने सुना है कि आपने अपनी जीवनी मेमोरीज के रूप में लिखी है, तो उसको आप कब पब्लिश कर रहे हो? मैंने अमित जी को भेजा है वो, क्योंकि मेरा जीवन जो है मेरी बीवी के साथ कम रहा, मैंने अमित जी के साथ ज़्यादा गुजारा है। अच्छा। तो मेरे 50 साल जो है, तो 50 साल में मैं 76 का हूँ, तो 20-25 साल मैंने बाहर गुजारे होंगे, लेकिन 50-52 साल मैंने अमित जी के साथ गुजारे। तो अमित जी के साथ मैंने मतलब रात दिन एक किया है। जैसे अभी बोलते हैं ना 16 घंटे काम करते, तो मैं भी 16 घंटे 18 घंटे काम करता हूँ। जी जी। तो मेरे लिए मेरा घर कम था, मैं इसमें अमित जी के साथ ही है। तो अमित जी के ऊपर है मैंने क्या क्या लिखा है। तो अमित जी को अच्छा लगता है तो हाँ बोले, नहीं अच्छा लगता तो ना बोले, मुझे कोई फर्क नहीं अच्छा, पड़ता है। आपने तो लिखकर मेरी उन्हें दे जीवनी दिया ये है? है। लिखकर मैंने उन्हें दे लिखी दिया है, है। ओके। हिंदी में लिखी है, इंग्लिश में लिखी है, मराठी में शायद आपको दे दूंगा मैं। अच्छा, तो वो जब वो उसको सिलेक्ट करेंगे, मतलब पसंद करेंगे। देखो क्या उनके बारे में ज्यादा लिखा है ना, तो वो कल को उठ के ये न बोले। अभी दूसरा एक है, मैंने अमित जी के जीवनी पे 14 गाने बनाए। मैंने अभी तक नहीं दिखाया क्योंकि अमित जी ने मुझे ओके नहीं किया। अगर अमित जी ओके करते हैं, वो 14 गाने हैं, अमित जी की पूरी जीवनी है, अरे वाह। जन्म से लेके अभी तक, जन्म से लेके अभी तक जो जो बीच में तकलीफें आए, क्या हुआ कैसे हुआ, जो कुली का हादसा है, ये है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, अभिषेक इनका जन्म है, कुली का हादसा है, फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लास्ट एंड में वो गाने में हम कहते हैं कि बच्चन जो कुल है, बच्चन कुल है, गाने में है ये सब, बच्चन कुल है, इनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। इसलिए वो पूरा के पूरा कुल
जो इतना बेहतरीन है, अच्छा है, इसलिए वो उसके ऊपर मैंने गाने बनाए थे। तो आपने अभी खुद भी लिखे? गाने मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन अमित जी का सिग्नल आया नहीं है। अगर सिग्नल देते हैं तो वो मैं गाने रिलीज करूंगा, और उसमें उदित नारायण, सोनू निगम, अभिजीत, बाबुल सुप्रियो, शान, अदनान, मोहम्मद अजीज, विनोद राठौर, सुदेश भोसले, सूरज वाडकर, अलका याग्निक, इतने सिंगर है जिन्होंने गाया है। जो आया है। अरे वाह। सिर्फ अमित तो जी, अमित जी का जन्मदिन आ रहा है, हाँ, रिलीज लेकिन कर दीजिए। उनको शायद वो लगता है कि अभी मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, उनको ये लगता है कि मेरी तारीफ हो रही है। हाँ, वो अरे तारीफ तारीफ नहीं के सुनना लायक चाहते। हो आप, बिल्कुल तो है। आपकी तारीफ हो रही तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको। आपकी तारीफ दुनिया करती है तो उनको, दुनिया को भी बोल दीजिए ना कि बंद करो। अगर मैं कर रहा हूं तो मैंने क्या गलत किया? जी, मैंने जी, तो जी। अच्छा काम किया ना। और मैंने आपके लिए, आपके प्रति बुरा नहीं सोचा, मैंने आपके प्रति अच्छा सोचा है। अच्छा ही सोच। तो मेरी सोच को दबाइए मत, मेरी सोच को उभारिए और आने दीजिए लोगों तक, पहुंचने दीजिए लोगों तक। जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल। अमित जी के लिए बोल रहा हूँ, ये जो आपको अभी बोल रहा हूँ मैं अमित जी के लिए बोल रहा हूँ। और हम भी चाहेंगे कि आपने लिखे हुए गाने बहुत जल्द से जल्द प्रसारित हो। देखो, गॉड इज हम- ग्रेट, वो मालिक है, क्योंकि उनकी जीवनी पे है, उनका राइट्स है। वो अगर राइट के हिसाब से बोलते हैं तो दे दे, नहीं राइट से बोलते हैं तो मैं ऐसा वो बना के रख दूंगा वहाँ, कोई फायदा नहीं होगा। जल्दी। बस अमित जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका जन्मदिन आ रहा है अगले महीने, अक्टूबर। हाँ, अक्टूबर में है ना। उनके जन्मदिन के लिए तो मेरा तो हमेशा ये है, तो उनके जन्मदिन के लिए मैं यही बोलूँगा, हे ऊपर वाले, तूने इतनी मेहरबानी की है जो मुझे अब तक उनके साथ रखा है और मुझे जो छूने का अधिकार दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा छूने मैं ही छूता हूँ, बाकी कोई छूते नहीं, खाली देखते हैं। तो ये मेरी तरफ से है कि अमित जी हमेशा अपना जीवन और अपनी ये जो उनका बर्थडे है, आने वाला बर्थडे, ये बर्थडे में मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो उनको, और बहुत बहुत बधाई उनके पूरे परिवार को हो। और ऐसे ही अमित जी हर साल ये करते रहे और मुझ जैसे एक छोटे से मेकअप आर्टिस्ट को मेकअप करने का मौका देते रहे। बस यही एक ख्वाहिश है ऊपर वाले से भी और उनसे भी। हेलो व्यूअर्स, आपने अभी दीपक सावंत जी की जर्नी हमारी बातचीत में देखी। एक ऐसा इंसान बहुत ही साधारण मामूली परिवार से आया है। हालांकि उनके पिताजी मेकअप आर्टिस्ट थे और जो मेकअप की कला थी उन्होंने अपने पिता से सीखी, इंडस्ट्री से सीखी, और धीरे धीरे वक्त के साथ दीपक सावंत अमिताभ जैसे महानायक के साथ जुड़े। किस तरह के उनके अनुभव रहे और एक इंसान मेकअप के साथ साथ जीवन में अपने पर्सनल जिंदगी में कैसे आगे बढ़ता है, इसकी शायद सबसे बड़ी मिसाल है दीपक सावंत। और ज़रूर बताइएगा कि दीपक सावंत जी का और हमारा जो इंटरव्यू है, ये जो पॉडकास्ट है, आपको कैसा लगा। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक जी, थैंक्स अ लॉट।